Hello everyone, welcome to our channel. Today, as we said, we are going to start Order 7. In last session, we completed Order 6. Order 6 was very important and its amendment is very important for mains. Today, Order 7 that is related to plaint, we will cover Rule 1 to 10 today. Because Rule 11 is again very important for mains and I am going to make a separate session for that. So, रूल 1 to 10 अबाउट प्लेंट क्या कहते हैं हमारे सिविल प्रोसीजर कोड में। प्लेंट क्या होता है बच्चे, देखिए प्लीडिंग हमने की थी। प्लीडिंग में मैंने क्या बोला था, प्लीडिंग इंक्लूड्स बोथ प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट। तो आज हम पार्ट करेंगे प्लीडिंग्स का, कौन सा, प्लेंट। प्लेंट्स क्या होती हैं, ऐसी प्लीडिंग्स विच आर प्रेजेंटेड इन द कोर्ट स्टेटिंग रियल कोज ऑफ एक्शन बाय प्लेंटिव। इनको कौन प्रोड्यूस करता है, प्लेंटिव। कहाँ पर, कोर्ट में, प्लेंटिव वादी, राइट। सो द फर्स्ट पार्टी, जो पार्टी अपने रियल कोज ऑफ एक्शन को सबमिट करती है ना कोर्ट थ्रू अ डॉक्यूमेंट, दैट इज नोन एज प्लेंट। अब आफ्टर सबमिटिंग प्लेंट क्या हमारे रूल्स कहते हैं, कम टू द रूल्स 1 to 10, व्हाट दे से, यू हैव टू सबमिट अ कोर्ट फीस विद इन 7 days। जब आपने प्लेंट सबमिट कर दी है, आपको कोर्ट फीस सबमिट करवानी पड़ती है विद इन 7 days। देन जो हमारी प्लेंट होती है, एक्चुअल में जो प्लेंट होती है, ठीक है, उस पर क्या क्या लिखा होना चाहिए, वो हम आपके रूल 1 to 8 में गिवन है। जो पर्टिकुलर प्लेंट डॉक्यूमेंट होता है ना, दिस इज कि इसमें ये बातें हैं, वो क्या लिखी होनी चाहिए, वो मैं अब आपको बताने वाली हूँ। फर्स्ट इज नेम ऑफ द कोर्ट, मीन्स लाइक इन द कोर्ट ऑफ डी, like dash dash magistrate of particular place like Lucknow, ठीक है। so that is the name of court। आगे आपको क्या लिखना है, सूट नंबर, जो आपको जब रजिस्टर्ड होता है, सूट हमने किया था ना, जब आपके सूट को रजिस्टर्ड किया जाता है तो आपको एक सूट नंबर दिया जाता है, वो सूट नंबर आपको लिखना है। थर्ड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, नेम ऑफ द प्लेंटिव, जो प्लेंटिव अपनी, नेम ऑफ प्लेंटिव, प्लेंट सबमिट करवा रहा है उसका नेम। नेम कैसे लिखा जाएगा, लाइक डैश 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 सन ऑफ डैश 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 मीन्स द फादर नेम, देन रेजिडेंट ऑफ देयर रजिस्टर्ड एड्रेस वर्सेस जो पार्टी होगी उसका नेम। तो मतलब आपको नेम ऑफ डिफेंडेंट भी देना जरूरी है, द ऑपोजिट पार्टी। ओके, डिफेंडेंट का भी नेम ऐसे ही आएगा, सन ऑफ डैश 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 रेजिडेंट ऑफ डैश डैश डैश, right, which is, so these are the things how the proper plaint is made. After then, if plaintiff or defendant are minor and statement to that effect be given, अगर आपको उनको देनी है तो आपको फिर उनके पर्टिकुलर जो गार्जियंस होंगे उनका नेम लिखना पड़ेगा और एक स्टेटमेंट लिखनी होगी कि दैट प्लेंटिफ या फिर जो डिफेंडेंट है दे आर माइनर। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट थिंग जो मेजर है दैट इज सूट ऑफ फैक्ट्स ऑफ कोज ऑफ एक्शन, मीन्स आपको कोज ऑफ एक्शन बताना पड़ेगा, पर्टिकुलर इशू किससे रिलेटेड है वो मैटर देना पड़ेगा। देन फैक्ट्स शोइंग कोर्ट हैज ज्यूरिसडिक्शन, आपको वो फैक्ट्स शो करने पड़ेंगे जिससे ये प्रूव कर सको कि जिस आप कोर्ट में पर्टिकुलर प्लेंट सबमिट कर रहे हो उस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन बनती है। सो फैक्ट्स शोइंग ज्यूरिसडिक्शन। नेक्स्ट थिंग इज वैल्यूएशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, अगर सब्जेक्ट मैटर या किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इशू है, कॉज ऑफ एक्शन है, तो आपको उसकी वैल्यूएशन भी लिखनी पड़ेगी, वैल्यूएशन अमाउंट बताया था ना मैंने, इन वर्ड्स प्रॉपर लिखनी पड़ती है। नेक्स्ट थिंग जो आप लिखेंगे दैट इज रिलीफ, रिलीफ एट लास्ट, मीन्स आपको रिलीफ में क्या चाहिए, डैमेज चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, चार्जेस चाहिए। सो रिलीफ एट लास्ट, plaintiff wants to claim compensation or any other money court thinks fit be claimed from defendant, वो आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अगर सेट ऑफ क्लेम है, सेट ऑफ क्लेम बाय plaintiff, तो आपको वो भी मेंशन करना पड़ेगा। सेट ऑफ हम आगे करने वाले हैं, सेट ऑफ क्लेम। नेक्स्ट थिंग इज इफ suit is related to recovery of money then precise amount आपको लिखनी पड़ेगी, मीन्स अगर मनी से रिलेटेड कोई भी केस है या कोज ऑफ एक्शन है तो आपको प्रिसाइज अमाउंट, परफेक्ट अमाउंट लिखनी पड़ती है। नेक्स्ट थिंग इज अकाउंट ऑफ मेजने प्रॉफिट्स फॉर मूवेबल और डेट्स, मूवेबल प्रॉपर्टी है, डेट्स है, तो उनका मेजने प्रॉफिट्स जो होगा वो भी आपको बताना है। आफ्टर दैट इफ
immovable property is there, then description regarding it. Okay, immovable property होगी तो आपको उसकी डिस्क्रिप्शन देनी पड़ेगी. डिस्क्रिप्शन क्या बोलते हैं, लाइक लोकेशन देनी पड़ेगी, बाउंड्री हो उसकी, वट एवर इट इज दैट इज. देन इंटरेस्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर है तो उसका इंटरेस्ट बताना पड़ेगा आपको. So these are the particular things given in rule 1 to 8, how plaint is formed and what are the important things that you must have to include in a plaint. Okay, in appropriate cases court will take events appearing after the institution of the suit. कोई ऐसा event हुआ है जो after the suit हुआ है, आपकी knowledge से बाहर है, तो आप उसको भी लिख सकते हैं. Now come to rule 9. Rule 9 क्या कहता है, that admission of plaint requires plaintiff to submit court fees within 7 days of submitting plaint. ये जो मैंने 7 days की बात कही है, ये अगर आपको एडमिशन ऑफ प्लेंट रिक्वायरमेंट है, देन यू हैव टू सबमिट द कोर्ट फीस इन 7 days. ये आपका रूल 9 बात करता है. ओके, देन रूल 10, रूल 10, 10A 10B है, उसमें वो क्या बात करते हैं, दैट इफ कोर्ट थिंक्स इट डोंट हैव जुरिस्डिक्शन, मीन्स जो 3 लिमिट्स होती हैं उनके अंदर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं बनती है टू जज द सूट, it will return the suit and give direction to submit it in a proper court. ठीक है, वो आपके रूल 10 में बात होती है, वो कोर्ट की ड्यूटी बनती है, ये आपकी ड्यूटी नहीं है. दिस इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू गिव बैक द प्लेंट टू द प्लेंटिफ and direct him to submit at a proper place, proper court. Appellate court can also do this. अगर appellate court को भी लगता है कि ये matter of jurisdiction का मतलब jurisdiction नहीं बनती और ये एक particular proper court दूसरी थी उसमें जाना चाहिए था, तो appellate court भी इसके regarding direction दे सकती है. Okay, after then while applying above rule, अब means if there is a res judicata applicable है कि नहीं applicable है, या कोई टेक्निकल ग्राउंड है जिसके डिसीजन बनता है कि नहीं, है ना, ये भी हमने बताया था. आपको ये बताना पड़ेगा कि मेरे पर्टिकुलर सूट पर रेस जुडिकाटा इनएप्लीकेबल है, नहीं लगता है. सो व्हाइल अप्लाइंग दिस रूल कोर्ट आल्सो गिव्स एन एंडोर्समेंट स्टेटिंग व्हेन प्लेंट वाज फाइल्ड, व्हेन वाज इट रिटर्न्ड, प्रेजेंटेड पार्टी कौन सी थी, रीजन ऑफ रिटर्निंग द प्लेंट, ये सब देना पड़ेगा. अगर रेस जुडिकाटा किसी पर्टिकुलर सूट पर अप्लाई हो रहा है, कोर्ट को ऐसा लगता है कि इस पर रेस जुडिकाटा लगना चाहिए, तो आपको वो पर्टिकुलर सारी मेंशन करने पड़ेंगे कोर्ट को, क्या कि प्लेंट पहले वाली कब आई थी, उसमें पार्टीज कौन कौन सी थी, क्या रीजन था उसको रिटर्न करने का, दिस थिंग्स. ओके, देन डिसीजन ऑफ कोर्ट अंडर रूल 10 10B जो मैंने ये बताया है, रिटर्न कर सकते हैं और रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है कि नहीं, इट इज अपीलेबल. सो रूल 10 10A 10B ये आपके अपीलेबल है. अपीलेबल मीन्स इफ दे गो अगेंस्ट you, या if you want to appeal against the order of the court, you can go for. Okay, then the last thing is after returning the plaint, suit will continue from the date when it will be presented in the proper court. जब आपको जो पर्टिकुलर कोर्ट जिसमें आपने सबमिट करवाया है सूट और उसको लगता है कि उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती है और वो प्लेंटिफ को प्लेंट वापस कर देती हैं, रिटर्न कर देती हैं, एंड दे डायरेक्ट हिम टू प्रोड्यूस इट इन अ प्रॉपर कोर्ट, तो प्रॉपर कोर्ट में कब माना जाता है कि सूट आपका कब कंटिन्यू हुआ, आफ्टर रिटर्निंग प्लेंट सूट विल कंटिन्यू फ्रॉम द डेट इट वाज प्रेजेंटेड. सो देयर इज नो कंटिन्यूएशन ऑफ द सूट टेक प्लेस, बट इफ plaintiff proved that it is bona fide, he submitted the case in the previous court, then it will continue from that date only. ठीक है, अगर plaintiff ये प्रूव कर दे कि उसने bona fidely previous court में अपना जो सूट था वो फाइल कर दिया था, उसमें उसका he had a bona fide interest in that, तो उसको जब वो प्रॉपर कोर्ट में सूट को लेकर आएगा वही उसी डे से काउंट करने किया जाता है कि इट इज कंटिन्यूइंग फ्रॉम दैट डेट ओनली. बट अगर उसने प्रॉपर कोर्ट में नहीं सबमिट किया था और अब वो प्रॉपर कोर्ट में ये कर रहा है, तो वो कॉन्टिन्यूटी नहीं मानी जाएगी, कॉन्टिन्यूटी वहीं स्टॉप होगी जब उसको प्रॉपर कोर्ट में डायरेक्शन दी गई थी. राइट, सो दीज आर रूल्स फ्रॉम 1 to 10 अबाउट ऑर्डर 7 प्लेंट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से समझिए प्लेंट कैसे फ्रेम की जाती है, क्या पॉइंट्स इसमें ऐड किए जाते हैं, एंड हु प्रेजेंट द प्लेंट. Next, rule 11, very very important, again I am saying
Stay tuned for that. Rule 11 always come in mains and it's very important. Okay, so we will do that in next session. Till then, have a good day. Thank you.